नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की, जहां प्रशासन ने आम लोगों के सहयोग से संक्रमण पर न केवल काबू पाया बल्कि कोरोना संक्रमितों की संख्या में अब लगातार गिरावट भी दर्ज की जा रही है। तो टीकमगढ़ के कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी हमें खुद बताएंगे कि कैसे जिले में उन्होंने दिन रात पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया और किस तरीके से उन्होंने कोरोना को शिकस्त देनी शुरू कर दी। तो सुभाष कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और जी धन्यवाद। आपसे ये समझना चाहेंगे कि किस मॉडल के तहत किस तरीके से काम किया गया कि आज संक्रमण पर इस हद तक काबू पाया गया। आज की स्थिति में कोरोना संक्रमण काफी कुछ कंट्रोल में है जी। कल हमने लगभग 1000 टेस्ट किए थे, उसमें कुल 6 पॉजिटिव पेशेंट्स आए हैं हमारे पास। तो इस तरीके से पॉजिटिविटी हमारी 0.6% के करीब है। और इसी प्रकार हम 7 डे पॉजिटिविटी की बात करें तो वो भी 0.89% ही है। तो इस प्रकार काफी कुछ कंट्रोल में है कोविड संक्रमण। और इसलिए हमने 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया यहाँ पे प्रारंभ कर दी है। अभी 50% दुकानें हम अनलॉक कर रहे हैं, अत्यावश्यक दुकानों को छोड़ के। और हमें काफी कुछ जनता का सहयोग इसमें मिल रहा है, व्यापारियों का भी काफी सहयोग मिल रहा है। ये ठीक है कि 23 मार्च को लगभग प्रारंभ हुआ था हमारे यहाँ निकलना, सेकेंड वेव का प्रारंभ जिसको कहा जा सकता है। और अप्रैल लास्ट वीक में हमारे यहाँ पीक आया था। उस समय केसेस एक दिन में करीब 400-450 तक निकलने लगे थे। तो उस केस वहां से लेके और यहाँ तक की स्थिति में काफी कुछ जनता के सहयोग से, हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और हमारी पूरी टीम ने साथ मिलके मेहनत करके और इस स्थिति में हम आ गए हैं। पूरी काफी कुछ राहत की सांस अब महसूस हो रही है। बिल्कुल सर, राहत की सांस महसूस हो रही है। और जाहिर तौर पर प्रशासनिक अधिकारी जब राहत की सांस लेते हैं तो राहत महसूस होती है वहाँ के लोगों को भी। सर, एक चीज़ ये समझना चाहेंगे, जो पहली लहर थी और उसकी तुलना अगर करें मौजूदा दूसरी लहर की, तो कितना कठिन ये सफ़र रहा आप लोगों का? पहली लहर हमारे यहाँ पे जिले में जुलाई में ही आ गई थी, जुलाई 2000 में। और उस समय केसेस बहुत कम थे ये दूसरी लहर के मुकाबले। पहली लहर की बात करें तो हमारे यहाँ मैक्सिमम केस 40 आए थे एक दिन के अंतर्गत। तो 40 में काफ़ी कुछ चीज़ें कंट्रोल थी। कंटेनमेंट जोन भी काफ़ी अच्छे बनाए जा रहे थे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी अच्छे से हो रही थी। और ये जो सेकेंड पीक आया है इसमें द्वितीय लहर में केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े, बहुत ज़्यादा संख्या में आए। और यद्यपि हम लोगों ने, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने करीब टीकमगढ़ शहर की बात करें तो यहाँ पे 28 हमने RRTs बना रखी थी। धीरे धीरे जैसे केसेस बढ़ते रहे तो वो RRT जाके कंटेनमेंट करती रहीं। और कंटेनमेंट के अलावा होम आइसोलेटेड जो पर्सन थे, पीक के समय लगभग 1300 होम आइसोलेटेड पर्सन अकेले टीकमगढ़ शहर में हो गए थे। तो RRTs उनको भी ये वॉच करती रहीं कि वो बाहर न निकले, दवाई लेके अपने घर पे रहें। हमारा डिस्ट्रिक्ट कमांड कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से दिन में 2 बार प्रत्येक होम आइसोलेटेड मरीज की हम निगरानी करते थे कि उनके स्वास्थ्य में सुधार है या कुछ खराब हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है या उनका बुखार कंटिन्यूअस बना हुआ है, नहीं उतर रहा। ऐसे पेशेंट को भी हम एम्बुलेंस के माध्यम से ले आके अपने जिला चिकित्सालय में एडमिट करा देते थे। कुछ हमारी जो क्षमता है उसके बारे में बताऊं कि टीकमगढ़ में 1 जिला चिकित्सालय है। इसके अलावा हमारे पास 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और 14 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र 161 हैं। तो जिला चिकित्सालय में ये व्यवस्थाएं थी। हमारे यहाँ 5 छोटे छोटे निजी चिकित्सालय भी हैं, पर उनमें कोविड उपचार की सुविधा नहीं थी। तो अकेला हम जिला चिकित्सालय में ही उपचार करते रहे। पहले से ही हमने प्लानिंग करके करीब 160-70 बेड ऑक्सीजन युक्त बना लिए थे जिला चिकित्सालय में। और जब ये पीक आया, जब पॉजिटिव मरीजों की संख्या काफी बढ़ती रही, तो उसी हिसाब से हमने इसको बढ़ाया भी। और
एक हमारे जेल बिल्डिंग के सामने DCCC बनाया हमने, DDRC भवन उसको कहते हैं, विकलांग पुनर्वास केंद्र। तो उसमें 50 बेड का एक हमने कोविड केयर सेंटर तैयार किया और कंसंट्रेटर उसमें उपलब्ध कराए थे। फिर हमने जब देखा कि ऑक्सीजन बेड की कमी पड़ रही है, तो हमारे निवाड़ी जिले में, जो पहले टीकमगढ़ जिले का ही एक पार्ट था, तो उसमें एक राम राजा हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसको भी हमने अधिग्रहित करके उनके जो ऑक्सीजन बेड थे, क्योंकि उनका उस हॉस्पिटल का ऑक्सीजन प्लांट उसी हॉस्पिटल में ही है, तो वो 70 बेड का हमने वो भी अधिग्रहित किया। तो इस तरीके से 3 जगहों पे अलग अलग ये कोविड केयर सेंटर बना के जो ऑक्सीजन युक्त थे, हमने अपने मरीजों को सुविधाएं प्रदान की जी। जो यदि बात करें नॉन ऑक्सीजन वाली, तो हमने प्रत्येक विकास खंड में 50 बिस्तरी नॉन ऑक्सीजन वाले कोविड केयर सेंटर बना रखे थे। हाँ। उसके अलावा हमारे सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे भी ये सुविधा उपलब्ध थी। पर नाम इस लहर में ये देखा गया कि जहाँ पे ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, वहां पे लोग जाना पसंद नहीं किए, सिर्फ उसकी जगह वो होम आइसोलेशन में रहना ज्यादा पसंद करते थे। तो मेन जो हमारा फोकस था वो ऑक्सीजन युक्त बेडों को उपलब्ध कराने के लिए था। तो हमने इस तरीके से व्यवस्था की, और आपको जान के ये प्रसन्नता होगी कि हमारे पूरे ऑक्सीजन बेड पीक टाइम में भी नहीं भरे। मतलब हमारी प्लानिंग इतनी अच्छी थी कि हमने उसको इस तरीके से प्लान कर रखा था कि जब पीक में थे, लगभग 200 केस थे हमारे पास, उस समय भी हमारे सभी ऑक्सीजन युक्त बेड, उस समय भी कुछ बेड खाली पड़े रहे हमारे यहाँ। बिल्कुल। संक्रमण रोकने की बात करें तो हमारा जो जिला लगता है वो लगभग 8 पॉइंट हैं जो यूपी से टच होता है। उन सभी पे हमने वो सीमाएं सील की, और इसके अलावा 3 हमारे इंट्रा स्टेट भी नाके थे। वो सीमाओं पे भी हमने थर्मल स्कैनिंग के माध्यम से जो भी आने जाने वाले थे उनको चेक किया, सख्त लॉकडाउन लागू किया। हाँ। और इसके कारण हम कोविड संक्रमण को सीमित रखने में कामयाब हो पाए। बिल्कुल। अब चूंकि सर यहाँ पर अनलॉक की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई 1 तारीख से, और उसके बाद आवाजाही अब किस तरीके से उस पर कैसे नियंत्रण रखा जाएगा, इसको लेकर क्या प्लानिंग है? क्या अब भी वहाँ पर कोविड टेस्ट करवाए जाएंगे या फिर कोई और तरीका अपनाया गया है? जहाँ तक टेस्ट करवाने वाली बात है, तो देखिए, जो हम उस समय टेस्ट करवा रहे थे उससे ज़्यादा आज करवाने लगे हैं। पहले हम करीब 700-800 टेस्ट करवाते थे, अब 1000 से ऊपर हम प्रतिदिन टेस्ट करवा रहे हैं। तो टेस्टिंग हम काफ़ी बढ़ा रहे हैं और काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। आवाजाही के बारे में अभी आवाजाही शुरू नहीं हुई है। जो भी शासन के परिवहन विभाग के निर्देश होंगे, अभी जैसे इंटर स्टेट परिवहन उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से 7 तारीख तक अभी रोक लगी हुई, 7 जून तक, तब तक तो बंद ही है। इसके आगे की स्थिति इन दिनों में क्या होता है उसको देख के सरकार जो निर्णय लेगी उस हिसाब से हम कार्यवाही करेंगे। बिल्कुल सर, जब सख्ती वहां पर दिखाई गई और जब लॉकडाउन की स्थिति थी, कई जगहों पर धारा 144 लगाया गया, तो शुरुआती दौर कितना मुश्किल भरा रहा, क्योंकि तुरंत लॉकडाउन को मानना भी लोगों के लिए बड़ा असंभव सी चीज़ हो गई। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि फिर से लॉकडाउन की स्थिति आ रही है, तो मुश्किलें उनके सामने भी रही और मुश्किलें प्रशासन के सामने भी रही कि उनको मनवाया जाए कि आप लॉकडाउन में सहयोग करें, क्योंकि ये जो दूसरी लहर है बहुत जानलेवा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये कार्यवाही हमने फरवरी-मार्च से ही कर दी थी रोको टोको अभियान में, और यदि पॉपुलेशन वाइज देखा जाए परसेंट निकाल के, तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हमने मास्क लगाने की और ये सारी कार्यवाहियां शुरू कर दी थी। इसके पहले आपको याद होगा कि सरकार द्वारा एक अभियान 7 दिवसीय चलाया गया था, जिनमें कि शहर में और कस्बों में घूम घूम के लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करना, शासकीय अधिकारी भी, जनप्रतिनिधि भी, ये सब लोग जाके ये सारी कार्यवाहियां की थी। और मास्किंग का भी काफी कुछ हमको सफलता भी मिली थी। लगभग 95% लोग मास्क लगाने लगे थे। लेकिन ये इस बार का जो स्ट्रेन था वो कुछ बेहद संक्रामक होने से, क्योंकि इस बार पीक भी बहुत ज्यादा आया और बहुत तेज आया।
तो निश्चित रूप से काफी कुछ संक्रामक भी था और घातक भी था इस हिसाब से। लेकिन हमने लॉकडाउन करके, और जनता ने शुरू में तो जरूर थोड़ा सा दिक्कत होती है, पर बाद में जब जनता सिचुएशन देखती है और जनता को समझाया जाता है तो अच्छी तरीके से जनता सहयोग करने लगती है। जनता ने पूरा सहयोग किया और उन्हीं के सहयोग के कारण आज हम इस स्थिति में आए हैं। बिल्कुल, उनका सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सर, जब शुरुआत आई इस सेकेंड स्ट्रेन की, तो उस वक्त ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हाल था? क्या तुरंत मानने को तैयार थे कि उनको जो सर्दी जुकाम है या उनको जो बुखार है वो कोरोना के ही सिम्टम्स हो सकते हैं? उनको कैसे ये समझाया गया कि आप टेस्ट करवाइए, आप आइए, आप टेस्ट करवाइए, क्योंकि ये कोरोना हो सकता है और बहुत घातक बीमारी है ये? देखिए, पहली लहर में तो ये सत्य है कि ज्यादातर शहरी इलाकों में ही सीमित था जी। दूसरी जो ये अभी आई थी लहर, और इसके दौरान ये देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमण फैला। खासकर वो लोग, कुछ जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए थे, बिल्कुल, उनमें था, या जो ये कस्बों में या जिला मुख्यालय में खरीदारी वगैरह करने आते हैं, उन लोगों में संक्रमण रहा। हमारे यहाँ टोटल 323 ग्राम पंचायतें हैं। तो ये जब पीक आया था उस समय लगभग 170 पंचायतों में केसेस निकल आए थे। टेस्टिंग की जहां तक बात है, टेस्टिंग हमारी पूरी तरीके से हम कर रहे थे, सभी ग्रामों में कर रहे थे, और जिसमें भी थोड़ा भी संक्रमण होता था तो हमारी जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है, उस समय विलेज लेवल कमेटी भी हमने गठित की थी। हमारे गांव के सरपंच हैं, सचिव हैं, पटवारी हैं, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, तो ये जैसे भी देखते थे किसी सिम्टोमेटिक आदमी को जिसको सर्दी खांसी बुखार हो, तो उसकी तत्काल सूचना अपने फीवर क्लिनिक पे देते थे, और फीवर क्लिनिक से अगले दिन टीम जाके उनकी जांच कर लेती थी। तो इस प्रकार लोगों को समझाइश दी गई, और काफी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कंट्रोल करने में हम कामयाब हो सके। इसके अतिरिक्त कई ग्राम पंचायतों में ये भी ग्रामवासियों ने ही तय करके बाहर निकलना और कुछ दिन के लिए खुद पूरे गांव को आइसोलेट कर देना, या गांव में कोई बाहर का आदमी आता है तो उसको कुछ दिन के लिए क्वारंटीन करना, ये प्रक्रिया रखी, तो उसके कारण उनके गांव में भी संक्रमण नहीं फैलने पाया। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी था इस स्ट्रेन से बचने के लिए। सर, एक चीज़ और यहाँ पर समझना चाहूँगा दर्शकों खातिर कि होम आइसोलेशन में जो पेशेंट रहे या जो मरीज़ अभी भी हैं, उनके लिए प्रशासन ने किस तरीके से उनकी काउंसलिंग की? उनके लिए क्या किसी तरीके का कॉल सेंटर वहाँ पर बनाया गया? क्योंकि फ़ोन पर काउंसलिंग उस वक्त ज़रूरी होती है, डॉक्टर्स की परामर्श फ़ोन पर ज़रूरी होती है। कोई प्रशासनिक कर्मचारी या अधिकारी फ़ोन पर ही उनको बताए तो ज़्यादा बेहतर होता है। जी, इसके लिए हमने बताया आपको कि एक डिस्ट्रिक्ट कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ये हमने स्थापित किया था, और जब हमारे पास 1300 मरीज हो गए थे होम आइसोलेटेड, तो इसमें धीरे धीरे हमने लाइन बढ़ा के 21 लाइनें कर दी थी, और 21 ऑपरेटर सुबह और 21 ऑपरेटर शाम को, और वो ऑपरेटर भी मेडिकल क्षेत्र के ही रहते थे। कुछ तो उसमें MBBS थे, कुछ आयुष डॉक्टर थे, या कुछ हमारे अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता थे। तो उन लोगों के द्वारा कंटिन्यूअस उनकी स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग की जाती थी। इसके अलावा जिला मुख्यालय की बात करें तो हम 6 मेडिकल मोबाइल यूनिट थी हमारी, ऑपरेटेड थी, और वो जो हमारी RRT जैसा हमने बताया था, रैपिड रिस्पांस टीम, वो जब संपर्क करती थी आदमी से, और यदि कुछ उसके स्वास्थ्य में गड़बड़ी हुई तो तुरंत मेडिकल मोबाइल यूनिट जाके और उसको देखती थी, मेडिसिन किट उनको उपलब्ध कराती थी, और यदि तबीयत फिर भी कंट्रोल नहीं आई तो उसको जिला चिकित्सालय में हम ले आते थे। इसके अतिरिक्त हमने एक और नया प्रयोग किया था यहाँ पे, कि हमने अपने स्पेशलिस्ट को व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए थे, करीब 50-60 पर पेशेंट करते हुए, और उसमें एक MBBS डॉक्टर को हमने स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जोड़ दिया था। उसमें मैं भी जुड़ा हुआ था सारे ग्रुप में, और वो जो होम आइसोलेटेड पर्सन हैं, निश्चित रूप से कई बार बहुत पैनिक से घबराए हुए कि मेरा ये हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, तो वो डॉक्टर उसको मैसेज पोस्ट करते रहते थे, और उससे काफी कुछ लोगों को आराम मिला। बिल्कुल, ये तो इस तीन तरीकों से हम ये काउंसलिंग किए। इसके अलावा ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग का जो नंबर है वो तो उपलब्ध था ही, उससे भी लोग डॉक्टरी सलाह ले सकते थे। बिल्कुल सर, ये तो बात हो गई काउंसलिंग की, लेकिन अब बात करें कि वहाँ पर जब कोरोना कर्फ्यू लगा रहा
तो उस दौरान किस तरीके से व्यवस्था की गई उन लोगों के लिए जिनके लिए रोजी रोटी की समस्या हो गई थी, जो दुकानदार थे, छोटे दुकानदार थे या फिर ठेले वाले थे, उनके लिए सर किस तरीके से व्यवस्था की प्रशासन ने खाने पीने की? जी देखिए, इसमें हमको बहुत ज़्यादा सहयोग मिला जो हमारे जिले में कार्यरत सामाजिक संगठन है और हमारे जनप्रतिनिधियों का, चाहे वो हमारे राजनीतिक दलों के अध्यक्ष हों या हमारे विधायक जी हों, सांसद जी हों, इन लोगों ने, और इसके अलावा सामाजिक जैसे जन अभियान परिषद के लोग हैं, रोटरी क्लब वगैरह हैं, इन लोगों ने फूड पैकेट्स बनाए और इतना अच्छे तरीके से लोगों को वितरित किया, क्योंकि उनको ज़्यादा अच्छे से मालूम था कि कहाँ पे ऐसी बस्तियां हैं जहाँ पे लोगों को ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। तो आप यकीन करेंगे कि एक भी हमको इस तरीके की शिकायतें नहीं मिली कि किसी को कोई इस तरीके से खाने पीने में दिक्कत हुई हो। मतलब लगभग 10,000 के पैकेट्स करीब, जहाँ की पॉपुलेशन 80-90 हजार है इस शहर के अंदर, तो 10,000 पैकेट्स फूड्स के वितरित किए गए हैं। और बाकी जगहों पे भी जनप्रतिनिधियों ने, सामाजिक संस्थाओं ने इसको काफी अच्छे से कैटर किया। हमारी जो स्थानीय संस्थाएं हैं, नगर पालिका, नगर परिषद हैं या ग्राम पंचायतें हैं, उनको हमने पूरे निर्देश दे रखे थे कि जिसको भी जरूरत हो उसको आप वितरित कीजिए, और बाकी चीजें जो हैं हम बाद में उसको देख लेंगे। बिल्कुल। तो सर, शुरुआत में ये सामाजिक संगठन और एनजीओज क्या खुद सामने आए या फिर आपको उनसे अपील करनी पड़ी कि आप आइए और हमारे साथ दीजिए, क्योंकि हमें जरूरत है अभी आपकी, ताकि मदद ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचे? ये कुछ तो स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया भी होती है और कुछ हमारे द्वारा भी इनको बुला के इनकी मीटिंग लेके और इस तरीके से कि आप भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में एक जो ये युद्ध चल रहा है, ये बेसिकली युद्ध एक मतलब किसी अकेले यदि हम कहें एडमिनिस्ट्रेशन का या किसी पॉलिटिशियन का नहीं है। कोविड संक्रमित कर रहा है पूरी मानव जाति को, तो मानव जाति के इस युद्ध में सभी योद्धा हैं, सारे कोरोना वॉरियर्स हैं। तो सभी लोग जो है उससे प्रेरित होके और अपना जो कुछ भी संभव था मदद करने का उन लोगों ने किया है। बिल्कुल। सर, आपने अभी बताया कि ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी अच्छी व्यवस्था करवाई गई और ऑक्सीजन बेड बहुत से खाली भी रह गए अभी तक। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब शुरुआत हुई दूसरी लहर की, तो क्या उस वक्त ऑक्सीजन की क्राइसिस वहाँ पर भी हुई थी? क्योंकि बहुत से ज़िलों में, बहुत से हिस्सों में ऐसी खबरें आई हमारे पास। नहीं, बिल्कुल क्राइसिस हुई थी। और जो हमने ये ऑक्सीजन की व्यवस्था बताया, जब क्राइसिस हुई उसके बाद, क्योंकि ये बिल्कुल अस्वाभाविक नहीं है कि इस तरीके की क्राइसिस, क्योंकि अचानक ही 10 गुने केसेस बढ़ जाना, जो डिमांड है उसमें 3-4 दिन में ही यदि 10 गुना डिमांड बढ़ जाती है तो क्राइसिस तो आनी स्वाभाविक थी। तो हमारे यहाँ भी काफी क्राइसिस आई थी। बेसिकली जो जिला चिकित्सालय से कॉन्ट्रैक्ट था वो झांसी से और ग्वालियर की जो हमारे ये ऑक्सीजन सप्लाई कंपनियां थी उनसे था। और जब क्राइसिस आई तो इन दोनों ने बंद कर दिया। तो काफी कुछ दिन हमारा डिविजनल कमिश्नरेट जो है सागर में है, तो कमिश्नर साहब ने 7-8 दिन काफी सागर से मदद की। लेकिन जब सागर में भी कमी होने लगी और इधर ग्वालियर में भी दिक्कत आ गई, तो फिर हमने उसको कई जिलों के मतलब सारे फ्रंट्स, और जहां भी कोई भी बताता था कि यहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध हो सकती है तो वहां से हमने व्यवस्था की। आप आश्चर्य करेंगे कि हमने उत्तर प्रदेश में हमीरपुर, महोबा, झांसी, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, रायसेन, गुना, छिंदवाड़ा, इन जिलों से हमने पीक टाइम पे ऑक्सीजन प्राप्त की, यहाँ के कलेक्टर से बात करके और अपनी सिचुएशन बता के कि चूंकि हमारे यहाँ ऑक्सीजन का वो स्टोरेज टैंक नहीं है और हमको विशुद्ध रूप से सिलेंडर हम मंगाते हैं। तो ये जगहें जो हैं हमारे यहाँ से 700, 800 किलोमीटर दूर थी, फिर भी हमने अपना वाहन भेज के और वहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त की। लेकिन सफलता हमारी इसी में रही कि हमारे अस्पताल में, जैसा कई जगह ये दुखद खबरें आई, पर हमारे हॉस्पिटल में हमने 1 सेकंड भी ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होने नहीं दी। बिल्कुल।
सर ये अब समझना चाहेंगे कि इस समय जो है वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है, ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर किस तरीके की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी इलाके में? वैक्सीनेशन हमारे यहाँ 45 प्लस का लगभग 41% का हो चुका है और 18 प्लस का 4%, अभी 4% क्योंकि लेट शुरू हुआ है तो इसमें अभी काफी कम है ये। पर हम इसको कई सारे सेशन प्लान करके और अलग अलग लोगों के समूह बना के और उनके यहाँ भेज के जिस हिसाब से वैक्सीन की उपलब्धता है तो हम पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम इसको काफी तेजी से स्पीड अप कर लें। थोड़ी सी ग्रामीण क्षेत्रों में जैसा अन्य जिलों में भी आप सुन रहे होंगे कुछ अफवाहों के कारण कुछ रेजिस्टेंस है, पर उसको हमारे जनप्रतिनिधि भी जाके और कुछ शासकीय अधिकारी भी जाके समझाइश देके और वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर रहे हैं उनको, और हम जल्दी इसमें काफी अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। बिल्कुल सर, उम्मीद भी करते हैं जल्दी से जल्द आप सफलता इसमें हासिल करें, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये मिलकर ही जीती जा सकती है। सर, टीकमगढ़ के लोगों के लिए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों चाहे शहरी क्षेत्र के लोगों, कोई मैसेज, कोई संदेश आप देना चाहते हैं अपनी ओर से? बिल्कुल, मैं टीकमगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के हों या शहरी क्षेत्रों के हों, ये अपील करना चाहूँगा कि कोविड का जो अभी तक ज्ञात है एकमात्र जो इसका इलाज है वो वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेट हो जाएंगे तो पूरी तरीके से कोविड से हम बच जाएंगे। लेकिन वैक्सीनेशन होने तक हमको जो कोविड का प्रोटोकॉल है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग है और सैनिटाइजर और ये साबुन से हाथ धोने का जो ये तरीका है, इसको हमको पूरी तरीके से फॉलो करना है। जब तक आवश्यक हो हम घर से बाहर ना निकले हैं, और यदि निकलना भी जरूरी हो तो ये हम कोविड प्रोटोकॉल के साथ रहें, तो इससे हम स्वयं को, अपने परिवार के लोगों को, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को बचा सकते हैं और इसमें सफलता हम प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपके इस मैसेज को टीकमगढ़ के लोग सुन रहे हों और इनको फॉलो करें, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे तभी हम मिलकर इस लड़ाई को, इस जंग को जीत सकेंगे, क्योंकि कोरोना से लड़ाई अभी भी हमारी जारी है। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।